नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है मध्यकालीन इतिहास का, मुगलकालीन इतिहास का आप कह लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन पर, और मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का क्या उत्तरदायित्व था इसका भी परीक्षण करेंगे। बहुत सारे विद्वान औरंगजेब को ही मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए दोषी मानते हैं, किंतु अगर तथ्यों का सम्यक परीक्षण किया जाए तो हम ये पाते हैं कि ये ठीक नहीं है। साम्राज्य के पतन के लिए निश्चित रूप से औरंगजेब भी जिम्मेदार था, उत्तरदायी था, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अन्य कारण थे जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। किसी भी साम्राज्य का उत्थान और पतन क्यों होता है? साम्राज्यों का उत्थान और पतन तो शाश्वत नियम है। उत्थान के बाद पतन अनिवार्य है। औरंगजेब के बाद भी मुगलों का इतिहास 1857 ईस्वी तक चलता रहता है। तो आप देखें अगर आप तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद 1857 ईस्वी तक लगभग 150 साल तक जो है उसके बाद भी मुगल शासन चलता रहता है। तो केवल औरंगजेब ही इसके लिए जिम्मेदार था, यह कहना कहाँ तक उचित है इसका हम परीक्षण करेंगे। औरंगजेब पूर्णतः इस साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था। हर साम्राज्य का एक शासक वर्ग होता है जो कि नीतियों का निर्धारण करता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं राज्य से संबंधित, साम्राज्य से संबंधित, और उन पर शासक जो होता है वो अपना विचार प्रकट करता है। यदि शासक वर्ग निष्क्रिय हो जाए तो साम्राज्य का पतन बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा। सब कुछ जो शासक वर्ग होता है, आप नौकरशाही कह लीजिए, आजकल जैसे नौकरशाही है तो शासक वर्ग में ही उसकी गिनती होती है, तो सब कुछ शासक वर्ग पर ही निर्भर करता है। और अगर शासक वर्ग का जो मॉरल स्टेटस है या नैतिक स्टेटस, नैतिक स्तर है, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। जनता शासन नहीं करती है, शासन शासक वर्ग करता है। प्रजातंत्र में भी यदि जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं तो शासन चलना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस वर्ग का अकबर के समय से लेकर के औरंगजेब के समय तक विकास हुआ शासक वर्ग का, किंतु औरंगजेब के बाद हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के समय तक तो ठीक था, लेकिन औरंगजेब के बाद यह जो वर्ग था वो बिखर जाता है और दलबंदी, गुटबंदी आदि में लग जाता है। तो औरंगजेब के रहते हुए इतना भ्रष्टाचार नहीं था। ये सारी बातें उसके मरने के बाद प्रारंभ होती हैं। दूसरा कारण था मनसबदारी, जागीरदारी प्रथा आदि में संकट उत्पन्न होना। मनसबदारी प्रथा को सेना का पुनः संगठन करने के लिए लागू किया गया था, और आगे चल करके इसे जागीरदारी और जमींदारी प्रथा से जोड़ा गया। यदि एक ही आदमी को कई प्रकार के कार्य सौंप दिए जाएंगे तो वह उसको पूरी तरह से निभा पाएगा, इसमें संदेह होता है। अकबर केवल नकद वेतन देना चाहता था, जागीर नहीं, किंतु उसी के काल में ही आगे चलकर जागीर और जमींदारियां प्रदान की गईं। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति कई कार्यों को नहीं निभा सकता था, और जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा में इसके कारण संकट उत्पन्न हो गया। शाहजहां और औरंगजेब ने इसे संभालने का प्रयास किया, किंतु उनकी मृत्यु के बाद स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। पहले केवल जात और सवार पदों का प्रचलन था, किंतु बाद में यह बढ़कर 2 अस्पा, से अस्पा, नीम अस्पा आदि के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका प्रचलन हुआ, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है वो कई घोड़े, 2 घोड़े रख सकता था, 3 घोड़े रख सकता था। तो इससे जो मनसबदार थे उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ा। तो बढ़ती हुई कीमतों को देखकर क्या मनसबदार अपने उत्तरदायित्व को निभा सकते थे? मनसबदारों के लिए अपने सवारों आदि को भली भांति संगठित रखने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब जागीर देना प्रारंभ कर दिया गया, क्या तो मनसबदारों की हम ये देखते हैं कि जब जागीर देना प्रारंभ कर दिया गया तो मनसबदारों की कई श्रेणियां हो गई।
जहाँ कई श्रेणियाँ होंगी वहाँ पर संकट अवश्य उत्पन्न होगा। औरंगजेब मनसबदारी प्रथा में आने वाले दोषों के लिए जिम्मेदार नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत नीचे तबके के लोगों को मनसब दी जाने लगी और इससे सैनिक शक्ति क्षीण होने लगी। कम से कम मनसब देते समय व्यक्ति की योग्यता तो परखनी चाहिए, ये देखनी ही चाहिए। आगे आप देखते हैं जहांदार शाह के समय में तो सारंगी बजाने वाले और तबला बजाने वालों को भी जो है मनसब दी गई। तो औरंगजेब ने हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही मनसब देने की बात कही। बहादुर शाह ने, जिसे शाह बेखबर भी कहा जाता था, बिना सोचे समझे काम किया, जिसका परिणाम आगे चल कर के मुग़ल साम्राज्य के पतन के रूप में आया। अब मुग़ल साम्राज्य के पतन के संबंध में यही बात जमींदारी प्रथा के बारे में भी कही जा सकती है। औरंगजेब ने जमींदारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और उसकी मृत्यु के बाद जमींदारों की श्रेणियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और केंद्रीय शासन का पतन होने लगा। औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार था यह कहना कठिन है। मित्रों, किसी भी देश में जब सामान्य जनता के नैतिक स्तर का पतन हो जाता है तो साम्राज्य का भी पतन निश्चित है। विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि शाहजहां के शासनकाल में जनता विलासप्रिय हो गई थी और उनका पतन प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब ने जनता के नैतिक आचरण को सुधारने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसके मरने के बाद उसमें और गति पैदा हुई। दावतों और महफिलों में अनैतिकता का नंगा नाच होता था। क्या औरंगजेब इसके लिए जिम्मेदार था? औरंगजेब ने कोई नई नीति नहीं संचालित की। उत्तर पश्चिम में मुग़ल चाहते थे कि वहाँ शक्ति संतुलन बना रहे और कबायली जातियाँ शांत रहें। यही सब मुग़लों की नीति थी। औरंगजेब ने कबायलियों को दबाने की कोशिश की। उसने वहाँ कोई नई बात नहीं की। हम औरंगजेब की नीतियों का परीक्षण कर रहे हैं। तो शाहजहां ने कंधार में अभियान करके करोड़ों रुपया खर्च किया और असफल रहा। अतएव शाहजहां अधिक दोषी था जहां तक उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की बात है। दक्षिण में भी अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने कोई नई नीति नहीं अपनाई। वह मुग़लों की आक्रामक नीति की परंपरा में ही था। उसने अपने पूर्वजों से जो विरासत उसको मिली थी उसको अक्षुण्ण रखना चाहता था। उसने बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि को जीता। उसके सामने दो विकल्प थे कि पूर्वजों की दक्षिण नीति का अनुसरण करना, दक्षिण, और दूसरी बात यह थी कि दक्षिण से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना। इसमें से दूसरा विकल्प संभव नहीं था क्योंकि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था और दूसरे इससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता उसे। अतएव उसने परंपरागत नियम का पालन किया। मराठों पर नियंत्रण के लिए भी बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी काफ़ी समय तक दक्षिण का अधिकांश भाग मुग़लों के हाथ में ही रहा। मराठों के प्रति नीति में भी कोई नई बात नहीं थी। उसकी मराठा नीति असफल नहीं थी। अपने समय में वह उन पर नियंत्रण पा चुका था। शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी 1680 में। उसके बाद संभाजी का उसने कत्ल करा दिया था। उत्तर पश्चिम नीति भी उसकी सफल रही थी। पूर्व में भी उसकी नीति बहुत सफल रही। जहाँ तक धार्मिक नीति का बात है, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है वो बहुत ही विवादास्पद है। हमारे ख्याल से मुग़ल काल के इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्नों में से एक है औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति में उसे यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह हिंदू विरोधी अथवा शिया विरोधी था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो आधुनिक रिसर्चेस कर रहे हैं उनका ये मानना है कि वो शिया विरोधी और हिंदू विरोधी नहीं था। जैसे पुराने इतिहासकार डॉक्टर जगन्नाथ सरकार, श्री राम शर्मा इत्यादि उसे जो है वो एक रिलीजियस फैनेटिक के रूप में या धार्मिक सनक उसके अंदर थी, इस तरह से उसको चित्रित करते हैं। लेकिन आधुनिक काल में डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर जहीरुद्दीन फारूकी इत्यादि जो है उनका ये मानना है कि न तो वो हिंदुओं का विरोधी था, न ही वो शियाओं का विरोधी था। उसकी धार्मिक नीति के कारण जाटों, सिखों, सतनामियों इत्यादि का विद्रोह नहीं हुआ। इन विद्वानों का ये कहना है कि इन विद्रोहों का कारण जो है वो धार्मिक की अपेक्षा आर्थिक और राजनैतिक अधिक था। फिलहाल जो कुछ भी हो,
लेकिन औरंगजेब को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य जो है वो उसका विघटन निश्चित रूप से उसके बाद प्रारंभ हुआ, क्योंकि साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। जहाँ तक औरंगजेब के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रश्न है, उसमें कोई कमी नहीं थी, किंतु प्रश्न यह है कि कौन मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। वास्तव में इसके लिए औरंगजेब के उत्तराधिकारी अधिक जिम्मेदार थे। अमीरों का आपसी वैमनस्य और दलबंदी इसके लिए जिम्मेदार था। प्रादेशिक शक्तियाँ उभरी और वे मुग़लों के पतन के लिए जिम्मेदार बनी। घूसखोरी बढ़ी, जो दीवान थे वो भ्रष्ट हो गए थे। शासन तंत्र के हर विभाग में भ्रष्टाचार के कारण मुग़लों का पतन हुआ। एक अन्य कारण विदेशियों का आना था। दो समानांतर अर्थव्यवस्थाएं अगर पैरेलल इकोनॉमीज एक साथ रन करने लगे तो ये साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होता है। तो विदेशियों के आने से दो समानांतर अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चलने लगी, जो कि साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। विदेशी व्यापारी निरंतर धनी होते जा रहे थे। औरंगजेब की राजपूत नीति की बात करें तो औरंगजेब की राजपूत नीति की आलोचना परंपरागत इतिहासकारों द्वारा की गई है, किंतु आधुनिक शोधकारियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि उसकी नीति दोषपूर्ण न थी एवं राजपूतों के प्रति अपनाई गई उसकी नीति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। थोड़े समय के लिए उसके संबंध राजपूतों से कटु अवश्य थे, किंतु दीर्घकालिक नहीं। जमींदारी, मनसबदारी एवं जागीरदारी प्रथा में दोषों के आने से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। जब संस्थाओं का पतन होता है और उनमें भ्रष्टाचार शुरू होता है तो उसी समय साम्राज्य का पतन भी आरंभ हो जाता है। जब रीजनल फोर्सेस या क्षेत्रीय ताकतें जो है वो मोमेंटम गेन करने लगती हैं, शक्ति प्राप्त करने लगती हैं, तो निश्चित रूप से जो है केंद्र सरकार जो होती है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और यही मुग़ल काल में भी हुआ। रीजनल फोर्सेस जो है वो मोमेंटम गेन करने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पुनः हम देखते हैं कि सिख एकता स्थापित करते हैं, मराठों का अभ्युदय होता है और मराठे जो है वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये सब मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बने। बुंदेलों का विद्रोह आदि भी जो है वो उसका जिम्मेदार था। इसी तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो आंतरिक कुछ कमज़ोरियाँ थी प्रशासन की, वो भी जो है वो मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण बनी। जगह जगह हम ये देखते हैं कि जो महत्वाकांक्षी सरदार थे, नोबल्स वगैरह थे, आगे चल के हम देखते हैं उत्तर मुग़ल काल में उन्होंने जगह जगह स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। इससे मुग़ल साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। काश्तकारों के साथ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। आप देखिए, इसे आप कृषि कारण कह सकते हैं, कृषि में पतन कह सकते हैं। काश्तकारों के साथ अत्याचार होने लगे। ठेकेदारी की प्रथा से कृषक वर्ग बहुत सताया जा गया और वह दूसरी जगह जा कर के बसने लगा। यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे, किसान जो है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे राजस्व वसूलने वाले जो कर्मचारी होते थे। तो दूसरी जगह जाके बसने लगे जहाँ लगान की दर की कायदे की व्यवस्था हो, ऐसी जगहों पर जाने लगे। जब कृषकों के हित ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तब राज्य के हित कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि था। इसलिए कृषकों का हित सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक था। और जब कृषकों के हित ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राज्य कैसे सुरक्षित रह सकता था। 16वीं शताब्दी से अंग्रेज, डच आदि भारत आने लगे। इन्होंने यहाँ के दलालों को मिला लिया और उनकी मदद से उन्होंने व्यापार शुरू किया, व्यापार प्रारंभ किया। इससे हमारे यहाँ के उत्पादकों को बहुत घाटा होने लगा। जब बाहर की मुद्रा मूव करने लगती है, यानी कि विदेशी जो मुद्रा है वो आपके यहाँ मूव करने लगे, चलने लगे, तो जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है या इंटरनल इकॉनमी है वो ठप हो जाती है, ठप होने लगती है। यूरोप में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि बड़े बड़े महानगरों का प्रादुर्भाव होता है। और हमारे यहाँ अगर हम देखें तो शहरों का पतन होने लगता है, नगरों का पतन होने लगता है। तो यहाँ के बड़े अमीर लोग व्यापार की ओर ध्यान न दे करके विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। पैसे की वैल्यू या पैसे का मूल्य, रुपए का मूल्य ख़त्म होता जा रहा था।
हिंदुस्तान की सरकार अन्य देशों की सरकारों की तरह व्यापार को प्रश्रय नहीं दे रही थी, बल्कि और एक तरह से व्यापार का विनाश ही हो रहा था, व्यापार पर उचित ध्यान नहीं दे रही थी। तो निश्चित रूप से साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। इसके अलावा मित्रों, बाह्य आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। अनेक बार हिंदुस्तान के भाग्य का निपटारा बाह्य आक्रमणकारियों ने किया था। पहले भी बाबर ने भारत का भविष्य ही बदल दिया था। 18वीं शताब्दी में पंजाब असुरक्षित हो गया, कबायली जातियां स्वतंत्र हो गईं और उन्होंने बाह्य आक्रमणकारियों को प्रश्रय दिया। सर्वप्रथम नादिर शाह ने हिंदुस्तान के सीने में नश्तर चुभोया। मुगल साम्राज्य उस समय दलबंदियों में फंसा हुआ था। वे सर्वथा अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए जैसे होड़ लगाए हुए थे आपस में। नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा और कई दिनों तक नरसंहार किया। वह जितना धन ले जा सकता था वह ले गया। उसने हिंदुस्तान की राजनीति को झकझोर दिया। उत्तरी भारत तबाह हो गया मित्रों। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए और एक तरफ तो मराठे और दूसरी तरफ अब्दाली उत्तर भारत को लूटते रहे। क्या औरंगजेब इसके लिए जिम्मेदार था? इसके अलावा मित्रों, डिक्लाइन और डीजनरेशन जिसे हम कहते हैं कि पतन और विघटन, उस समय सारे विश्व में ही व्याप्त था। चाहे फ्रांस हो अथवा इंग्लैंड हो, सभी जगह जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो रही थी। पॉलिटिकल ऑर्डर जो है कोलैप्स कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में सुदूर पूर्व के देशों में भी अगर हम देखें तो वहाँ भी जो है पॉलिटिकल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था। तो दूरदर्शिता समाप्त हो रही थी और लोगों का नैतिक पतन हो रहा था। साम्राज्य का भी इसके कारण पतन होने लगा। इस समय बड़े बड़े जो है हम देखते हैं उत्तर मुगल काल में बड़े बड़े योद्धा नहीं रह गए थे जो कि साम्राज्य की रक्षा कर सकते। आर्थिक विघटन हो रहा था, सामाजिक विघटन हो रहा था, नैतिक पतन हो रहा था, अधिकारियों का भ्रष्टाचार पूरी तरह से बढ़ रहा था, कृषि पे संकट आ गया था, मनसबदारी व्यवस्था पे संकट आ गया, जागीरदारी व्यवस्था पे संकट आ गया। तो ये सब सारे कारण समवेत रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे और केवल औरंगजेब को ही दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि जब किसी साम्राज्य का पतन होता है तो इसलिए पतन होता है कि जब साम्राज्य को चलाने वाली संस्थाओं में सड़न आ जाता है, संस्थाओं में विघटन होने लगता है, तो साम्राज्य का टिकना असंभव हो जाता है। यही सब कारण था कि आगे चल कर के हम देखते हैं कि जो साम्राज्य बाबर से लेकर औरंगजेब तक फला फूला, पूरे भारत पे एक छत्र उसका राज्य रहा, वो भी अस्ताचल की ओर जाने के लिए, उसका भी सूर्य जो है अस्ताचल की ओर जाने के लिए बाध्य हुआ। तो उम्मीद है मित्रों कि यह छोटा सा वीडियो आपको यह समझाने में सफल हुआ होगा कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।